इधर गुलाम अली के सुनिए, मेहदी हसन का सुनिए और जगजीत का सुनिए। देखिए आपके सामने ही तो सब बदला है, ये पूरे गजल का चेहरा ही बदल गया। फिर आप किसको गजल बोलेंगे, किसको नहीं बोलेंगे, ये तो आपके सामने हुआ ना। तो आप बताइए कि हजारों साल से परिवर्तित स्वरूप आते 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 आज का हमारा, जिसे हम शास्त्रीय संगीत कहते हैं, इसका स्वरूप है। तो परिवर्तन तो होगा ही, होता ही रहता है। इवन हमारे सामने ही कितने परिवर्तन हो गए। पुराने गाने, आप पुराने शास्त्रीय संगीत का सुनिए स्टाइल, और आज का शास्त्रीय संगीत का स्टाइल देखिए कितना बदल गया है। तो परिवर्तन है तभी ये अभी जिंदा है। जहां परिवर्तन नहीं है वो सब, जैसे नदी परिवर्तन, अपने जगह परिवर्तन कर करके, अपने रास्ता परिवर्तन करके नदी आगे बढ़ जाती है, उसी तरह संगीत भी है। संगीत अपना रास्ता, अपने जगह परिवर्तन करके नई नई चीज, नए स्वरूप दे करके आपके सामने आते हैं। अगर वो नहीं है तो हम आज जिसे शास्त्रीय संगीत कह रहे हैं वो समाप्त हो जाएगा। अभी समाप्त होने के कगार में जा रहा है, पर आप लोग मत करिएगा। आज का अंतिम प्रश्न आप पूछ लीजिए, फिर हम लोग सत्र को समाप्त करेंगे। प्रणाम मैम। मैम मेरा नाम पीयूष कुमार है और मैं कथक नृत्य का छात्र हूँ। मेरा सवाल ये है, आपने कहा था नाट्य शास्त्र में नृत्य को गांधर्व में भरत मुनि ने नहीं जोड़ा था। गांधर्व में केवल गीत और वाद्य थे और नाट्य और नृत्य अलग था। मैं नहीं बोल रही हूँ, भरत के नहीं। जी जी जी। तो शारंगदेव के समय में ऐसी क्या जरूरत उनको लगी, या उनको रेफरेंस ऐसा कहाँ से मिला कि उन्होंने संगीत की परिभाषा में नृत्य को जोड़ा? ऐसा है कि समय, भरत का ग्रंथ क्या है, नाट्य शास्त्र, ठीक है। तो नाट्य पर उनका काम था। तो उस समय संगीत शब्द का उन्होंने प्रयोग नहीं किया, गांधर्व शब्द का प्रयोग किया। तो गांधर्व में गीत और वाद्य है। मैंने संगीत में गीत वाद्य नहीं कहा, मैंने कहा गांधर्व में गीत और वाद्य है। जैसे अंग्रेजी में आजकल म्यूजिक में केवल गीत और वाद्य है, डांस एक अलग सब्जेक्ट है कि नहीं। गीत वाद्य नृत्य, तो ये शब्द जो है ये बाद के कॉन्सेप्ट है, ये मैं बता रही हूँ। ये बताया मैंने कि गीत वाद्य और नृत्य ये तीनों एक साथ करने की परंपरा जो है संगीत के अंदर, ये बाद के कॉन्सेप्ट है। यही मैं बोल रही हूँ कि समय समय से सब कुछ बदला है। गांधर्व का स्थान संगीत शब्द ने ले लिया, तो संगीत में गीत वाद्य नृत्य, क्योंकि नृत्य तो संगीत के साथ, क्योंकि उसमें गान भी है वाद्य भी है। नृत्य, उसके बिना नृत्य नहीं चलता है। आप केवल नृत्य, आपको तत्कार कब तक करते रहेंगे? आपको गीत भी चाहिए, आपको वाद्य भी चाहिए, उसके बिना तो नृत्य नहीं हो पाएगा। तो इसलिए गीत वाद्य के साथ नृत्य एक समाहार हो गया, तो संगीत में आ गया। नहीं तो संगीत का अगर अर्थ करेंगे तो मतलब क्या है, समम रूपे न इति गीते न इति संगीतम, जो सम्यक रूप से जो गाया जाता है वो संगीत है, ठीक है। अगर आप शब्द के अनुसार करेंगे तो, पर केवल गाने की बात तो नहीं है, वाद्य भी है। वाद्य के बिना गाना नहीं चल सकता। आप तानपुरा के लिए बिना गा लीजिए, मैं चैलेंज कर रही हूँ, गाइए तानपुरे के बिना। पहले तो सा लगाएंगे, तानपुरा मिलाएंगे, सा लगाएंगे, गले के साथ मिलाएंगे, वो तानपुरा के बिना कैसे होगा? या आजकल जैसे हुआ है इलेक्ट्रिक तानपुरा, उसके बिना कैसे होगा? वाद्य के बिना तो चलेगा ही नहीं। तो इसलिए गीत वाद्य और नृत्य का समाहार कर लिया, क्योंकि आप राजाओं के यहाँ तो ये चलता रहता है, गीत वाद्य नृत्य। भरत ने नाट्य के अंतर्गत नृत्य इसलिए रखा कि नृत्य में अभिनय भी है, वही तत्कार, केवल तत्कार ही नहीं है, अभिनय भी है। तो अभिनय के बिना नृत्य नहीं होता है, नृत्य के बिना नाटक नहीं होता है। नाटक भी शुरू होगा तो नृत्य उसमें बहुत जरूरी है। कितने हैं मालविका अग्निमित्र में, देखिए मालविका कितना डांस करती है, दुर्लहो पियो में वो डांस कर रही है गा गा के। हम लोगों ने मालविका अग्निमित्र एक्टिंग किया था और स्वर्ण कलश लेके आए थे, मैं इरावती बनी थी। बहन जी ने कराया था। यही मैं बोल रही हूँ, लक्ष्य और लक्षण की बात बता रही हूँ।
बहन जी ने अभिनय भी करवा दिया हम लोगों से। चंद्रशेखर जी तब थे उस समय। तो जो अभिनय हम लोगों ने उस समय अभिनय भी करवा दिया बहन जी ने हम लोगों को। शास्त्र विवाह, हाँ मैं भूल गई, संस्कृत दिवस हम मनाते थे। जब रिसर्च कर रही थी म्यूजिकोलॉजी डिपार्टमेंट में, जब तक मैं थी तब तक बहुत ये सब काम होता था। तो संस्कृत दिवस हम मनाते थे और संस्कृत दिवस में बहन जी स्किट लिखती थी संस्कृत में, हम लोग पढ़ते थे। मैं, सुभद्रा चौधरी जी, रामनाथन और विमला जी थी और डिपार्टमेंट के श्रृंगी जी और एक दो लोग और थे। तो हम लोगों से बहन जी खुद स्किट लिखती थी, गीत लिखती थी, ट्यून करती थी, उसको कंपोज करती थी, फिर हम लोग गाते थे। और वो सुर भारती जयति भुवि जयति देवी बहन जी ने गाया, हम लोगों से गवाया। फिर ओम वंदे नाद तनु, उसमें पूरे सारे डिटेल दिया है। तिथि जल कुछ जल तिथि जा इति वाकरण पर उन्होंने लिखा है। जिंदुम जगति बलि तक दिगी निगी तिथि जल कुछ जल तिथि जा, ये सब चलता था मृदंग में। ये सब किया है हमने। जब मालविकाग्निमित्रम अभिनय कराया उन्होंने, तो नाट्य शास्त्र में पूर्व रंग में जैसे बताया गया उस तरह से हमने पूर्व रंग बनाया। उसमें नृत्य और उसमें गीत पदा वो है, उसके पहले पूर्व रंग चल रहा है, वो सब कराया बहन जी ने। तो शास्त्र विभाग था, तो इसका मतलब केवल शास्त्र नहीं होता था, शास्त्र के साथ साथ। और एक साल तो उन्होंने बोला कि अब मैं नहीं कंपोज करूंगी, अब तुम लोग कंपोज करके गाओगे। तो हम लोगों ने कंपोज करके गाया। मैंने प्रियदर्शी के देवी का वो श्लोक था, उस पर मैंने किया था भाग्यश्री में। तो ये मैं बता रही हूँ कि लक्ष्य और लक्षण में कोई मतलब वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है। लक्ष्य लक्षण आप ध्यान में रखिएगा। लक्ष्य और लक्षण दोनों एक दूसरे के परिपूरक है। लक्षण के बिना लक्ष्य नहीं, लक्ष्य के बिना लक्षण नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। ये जो कहते हैं वो एक मुखी है। एक मुखी विद्या हमारी कभी नहीं रही है। हमारी विद्या में, भारत की विद्या में कभी एक मुखी रही नहीं, कभी नहीं रही है। वो बहुमुखी विद्या हुई है। इसीलिए जितने भी आप जो हमारे पारंपरिक गुरु हैं, किसी को नहीं देखेंगे सितार बजाते हैं तो खाली सितार ही बजाते हैं। उनको गाना सीखना जरूरी है, उनको ध्रुपद सीखना जरूरी है, उनको तबला सीखना जरूरी है, उनको मृदंगम सीखना जरूरी है, उनको और दूसरे वाद्य भी सीखना जरूरी था। आज नहीं है तो इसलिए वो उस लेवल में नहीं चढ़ पाते हैं, वो अलग बात है। क्योंकि बहुमुखी विद्या होनी चाहिए। इसीलिए हमारे संगीत के विद्या में भी संगीत रत्नाकर अगर आप पढ़ेंगे तो उनके पहले अध्याय जो है वो पूरा शरीर के संरचना पर है। आप बोलेंगे उसमें क्या शरीर संरचना क्या है, क्यों है नाट्य संगीत रत्नाकर में? ये तो आप लोग पढ़ते ही नहीं हो। पूरे शरीर की संरचना है, शरीर कैसे बनता है और शरीर में ऐसी ऐसी चीज है, तो ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, तो कंठ कैसा होगा, ये सारी बातें लिखी हुई है। ये से कहते हैं बहुमुखी विद्या। ये जानना जरूरी है, इसीलिए पढ़ना जरूरी है। हमें पढ़ने से कोई मतलब नहीं, हमको तो खाली बजाना है, नहीं। हम जो बजा रहे हैं उसको पढ़ो, उसको जानो, जो गा रहे हैं उसको जानो, गले में कैसे स्वर निकालना होगा उसको जानो, जान के स्वर निकालो, तब और अच्छी तरह से स्वर निकलेंगे। नृत्य में करण वरण सब कुछ उसमें दिया हुआ है। वाद्य के जो चाल, उसके गति, सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। समय के अनुसार धीरे धीरे कुछ हमने रखा, कुछ हमने वो हम भूल गए, कुछ चले, कुछ नहीं चले, कुछ नई चीजें सामने आ गई, कुछ पुरानी चीजें नए रूप में आ गए। ऐसे ही होता रहा है, ऐसे ही चला है, और इसी को स्वीकार करना चाहिए।
सभी से निवेदन है ऐसे सार्वजनिक व्याख्यान के लिए जोरदार तालियां एक बार। परम विदुषी प्रोफेसर इंद्राणी चक्रवर्ती मैम ने जिस जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आज रेखांकित किया, वह हम सभी संगीतज्ञों के लिए, चाहे वो गीत के विद्यार्थी हो, गायन के, वादन के, नृत्य के, सभी के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण रहा। और अंत में जो आभार ज्ञापन का यह दायित्व भी मुझे सौंपा गया है, मैं क्या कहूँ, आभार शब्द में भार छुपा है, किस किस का मैं भार सहूँ। ऐसे परम विद्वान के द्वारा जो उन्होंने भारतत्व से युक्त इतना व्याख्यान दिया है, उसके बाद आभार शब्द बहुत ही छोटा है मैम आपके लिए। मैं आपको हृदय तल से प्रणाम करना चाहूँगा, आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूँगा कि आप हमारे इस निमंत्रण को स्वीकार किया आपने और आप यहाँ पे आई और इतना महत्वपूर्ण व्याख्यान आपने प्रस्तुत किया। इस आयोजन को शुरू से लेकर अंत तक जिनके मार्गदर्शन में यह आयोजन संपन्न हो पाया, आदरणीय संकाय प्रमुख प्रोफेसर संगीता पंडित मैम को भी मैं हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूँ कि जिनके सहयोग और मार्गदर्शन के बिना यह व्याख्यान बिल्कुल भी संभव नहीं हो पाता। हमारे सभी गुरुजन यहाँ पे उपस्थित हैं। वाद्य विभाग से प्रोफेसर राजेश शाह सर, प्रोफेसर प्रवीण उद्धव सर, प्रोफेसर संगीता सिंह मैम और पूर्व संकाय प्रमुख प्रोफेसर के शशि कुमार सर, डॉक्टर कुमार अमरीश चंचल सर, डॉक्टर प्रेम किशोर सर, डॉक्टर ज्ञानेश चंद्र पांडे सर, डॉक्टर निखिल भगत सर एवं सभी सहायक आचार्यगण, मैं आपके सभी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस आयोजन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और नृत्य विभाग से प्रोफेसर विधि नागर मैम, डॉक्टर दीपान्विता मैडम, डॉक्टर खिलेश्वरी मैडम, डॉक्टर रंजना मैडम और सभी छात्र छात्राओं जिन्होंने, डॉक्टर रामशंकर सर पीछे बैठे हैं, उनको भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और सभी छात्र छात्राओं के प्रति भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस आयोजन को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका, कल की जो बहुत ही भीषण वर्षा हुई है उसके बाद आज सभी लोग ससमय उपस्थित हो गए, इसके लिए मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और लाइट और साउंड की जो पूरी व्यवस्था है उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी श्री नरेंद्र मिश्रा जी ने बहुत अच्छे से उठाई, इस आयोजन को सफल बनाया। मैं सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आगे के इस सत्र को यहाँ पर विराम देता हूँ और दूसरा सत्र अभी आरंभ होगा। आप सभी अपनी जगह पर बने रहें।